वाली कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज अपन जो पढ़ेंगे वो है इतिहास के अंदर, मध्यकालीन इतिहास के अंदर मुगल काल पढ़ेंगे अपन। और देखो बच्चों, यहाँ से एग्जाम में कन्फर्म क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक क्वेश्चन मिलेगा अपने को। एक क्वेश्चन जो अपने आता है ना, मेनली जो बात करें, या तो आएगा इस मुगल काल से, या तो स्थापत्य कला से आएगा, या फिर युद्ध से आएगा, और तीसरा आता है इसका संस्थापक या फिर राजाओं की श्रेणी वो। ठीक है ना, तीन प्रकार के क्वेश्चन है। स्थापत्य कला पहले पढ़ चुके थे अपन, साथ में दोबारा देख लेंगे। ठीक है, राजाओं से अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चन पीछे आ चुके हैं, अपन सारे करते हैं। तो मुगल वंश से बात करते हैं। देखो भैया, एक तो होता है मुगल काल, एक होता है मुगल वंश, दोनों में अंतर है। वंश से तो मतलब हो गया कि अंतिम राजा मुगलों के अंदर, जो मुगलों के परिवार, अगर अपन बात करें अपना वंश है, ठीक है ना, तो अपने जो पुराने हमारे जो संस्थापक थे हमारे घर के, वो हो गए, स्टार्टिंग से लेकर आज तक चला ही जा रहा है। लेकिन बीच में कुछ एक समय रहा होगा जहां पर आपने गांव के अंदर सरपंचाई की होगी, या फिर पूरा अधिकार क्षेत्र रहा होगा, वो होता है मुगल काल। बोले तो अपन बात करते हैं पहले तो इस हिसाब से, और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बढ़ेंगे फिर अपन चर्चा करेंगे। देखो भैया, मुगल वंश के पहला क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। देखो बच्चों, बाबर के बाद में राजा कौन बना वहां का? आपको कहा सर बाबर के 4 बेटे थे और सबसे बड़ा बेटा कौन था? हुमायूं। तो आगे राजा बनेगा बच्चों हुमायूं। हुमायूं के बाद में राजा कौन बना? अकबर। अकबर के बाद में राजा कौन? उसका बेटा जहांगीर। वेरी गुड। जहांगीर के बाद में राजा शाहजहां। वेरी गुड, शाहजहां। शाहजहां के बाद में औरंगजेब। देखो ये है औरंगजेब। औरंगजेब के बाद के अंदर क्या होता है, यहाँ पर उत्तराधिकारी छिड़ जाता है। क्यों? औरंगजेब की डेथ हुई थी जब तक बच्चे भी उनके बूढ़े हो गए थे। ठीक है, अब उसके बाद पावरफुल राजा नहीं बचा। बाद के अंदर बहादुर शाह प्रथम, फिर ना उसी हिसाब से जहांदार शाह, नादिर शाह, ठीक है, इसी हिसाब से मोहम्मद शाह, इस हिसाब से आगे राजा बनेंगे, शाह आलम, अकबर, द्वितीय, आगे राजा बनेंगे। लेकिन वो कोई पावरफुल नहीं थे। तो अपने को औरंगजेब के बाद में चलना है और लास्ट में कहां तक आना है? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये चीज है, ये अपने को टेबल तैयार करने। क्योंकि अभी देखो पिछले जो लास्ट टाइम में जोधपुर की भर्ती हुई थी, लास्ट टाइम में जयपुर की भर्ती हुई थी, सिर्फ टेबल से क्वेश्चन आया था यहाँ से। जो पीछे एग्जाम उठा देते हैं पेपर अपने को, तो यहीं से टेबल से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या बना? पहला क्वेश्चन तो क्या मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। और मुगल वंश का अंतिम शासक कौन है? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बोले तो 1857 की क्रांति का लीडर, ये चीज है। तो एक तो ये आ गया कि संस्थापक है और अंतिम शासक। ठीक है, तो मुगल वंश का अंतिम शासक है बहादुर शाह जफर द्वितीय। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जो आपकी जोधपुर की भर्ती के अंदर, क्वेश्चन क्या था? मुगल वंश का अंतिम प्रतापी शासक। मुगल वंश का अंतिम प्रतापी शासक। औरंगजेब तक पूरे भारत क्षेत्र पर राज किया था। औरंगजेब के बाद में ये कोई नहीं थे मुगल, बिल्कुल नपुंसक जैसे हो गए थे। ठीक है, सुरा और सुंदरों के भोगी हो गए थे, इनसे कोई मतलब नहीं था, दिल्ली तक ही सीमित हो गए थे। ठीक है, सारों के सारे ये पेंशन भोगता हो गए थे। और बात करें औरंगजेब की बात में, तो अब देखो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। और बाबर ने नियम कब रखी मुगल वंश की? तो आप हो गए से 1526। तो 1526 से लेकर 1707 तक का क्या कहलाता है? ये कहलाता है मुगल काल। ये क्या कहलाता है? मुगल काल। मतलब कितने समय तक उन्होंने एक छत्र पूरे भारतवर्ष पर राज किया था, वो कहलाता है मुगल काल। और मुगल वंश कहे तो 1526 से लेकर 1847 क्रांति तक। ठीक है, तो बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर, ये तो है मुगल वंश है। और मुगल काल कहे तो 1526 से लेकर 1707 तक, ये है मुगल काल। समझ में आ गया ना ये चीजें? इतनी क्लियर होगी। अब अपन बात कर लेते हैं छोटे छोटे बीच के अंदर थोड़ी बातें। तो देखो पहला क्वेश्चन, बाबर ने कब तक राज किया? 1526 से लेकर 1530 तक। 1530 में मर गया था बाबर। 1530 से लेकर 1540 तक तो हुमायूं ने। बाद में हुमायूं को ठोका था किसने दिया? शेरशाह सूरी ने। सूर्यवंश की नींव रख दी थी दिल्ली के अंदर, और हुमायूं प्राण बचाकर भाग गया था। बाद में अंदर क्या होता है? शेरशाह सूरी मारा जाता है और ये सेना तैयार कर लेता है। फिर 1555 के अंदर कौन सा युद्ध होगा? सरहिंद का युद्ध होगा।
ठीक है। फिर वापस दिल्ली पर राज होता है हुमायूं, और बाद में टपक गया था हुमायूं 1 साल के अंदर। तो अब देखो भैया बाद में बात करें, अकबर कब 1556 से लेकर 1605 तक, अकबर की मृत्यु कब हुई थी 1605। तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन क्या था याद करो, भर्ती के अंदर आया, पहले से भर्ती के अंदर क्वेश्चन ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा कौन था या दिल्ली का राजा कौन था? अकबर। ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी 1600 में, और अकबर कब मरा था 1605 में। ये टेबल याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन भी सोल्व हो जाते हैं यहाँ से। तो जहांगीर कब से कब तक है 1605 से लेकर 1627 तक, शाहजहां 1627 से लेकर 1657 तक, और ये देखो भैया औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक, ये औरंगजेब। ठीक है। और ये 1800 साल क्रांति का नेता 1859 के शहीद हुए। कहां पर मरा था? रंगून की जेल म्यांमार के अंदर। ठीक है। ये चीज है, ये टेबल तैयार करनी है अपने को। इतना समझ में आ गया सारा? फटाफट इसको सॉर्ट आउट कर लिखो जल्दी से। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे अपन मुगलों के अंदर, बाबर के बारे में थोड़ी चीज देखेंगे, क्या क्या अपने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लिख लिया सारा। अब बात करते हैं बाबर की। कल अपन बात कर रहे थे भैया कि राणा सांगा ने बहुत प्रयास किया, 3 बार लड़ाइयां लड़ी दिल्ली पर आक्रमण, लेकिन दिल्ली पर राज नहीं कर पाया क्योंकि सेना बहुत बड़ी थी। हरा देते अपने राणा सांगा जी हरा देते थे किसको? इब्राहिम लोदी को, लेकिन दिल्ली पर राज नहीं कर पाए क्योंकि इब्राहिम लोदी सेना लेकर भाग जाता था, हारते ही। ठीक है। अब देखो भैया, अब लेकिन निगाहें राणा सांगा की कहां पर? दिल्ली पर थी। ठीक है। दिल्ली पर राज हो जाए कैसे कैसे करके राजपूताना। ठीक है। तो अब उसी के लिए इन्होंने क्या सोचा यार, आपको पता होगा तैमूर लंगड़ा कब आया था भारत के अंदर? 1398 में आया था, कल ये अपन बात की थी। और फिर उनका मन तो लगा ही नहीं था। अब उसने सोचा यार तैमूर परिवार के अंदर अब कौन है वहां का राजा? देखा तो बाबर ने उससे पहले 5 बार आक्रमण कर दिया था भारत पर, लेकिन दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया था। बाहरी क्षेत्र पर आक्रमण करता, लूट के चला जाता, धर्म का प्रचार कर जाता था, लेकिन दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया था। उसको ऐसा लगा यार आता है लूट के चला जाता है, क्यों ना बाबर को अपन निमंत्रण दे कहां पर? दिल्ली आने पर, और दिल्ली में आएगा, मारकाट करेगा, चला जाएगा, पीछे से अपना आक्रमण करके दिल्ली पर राज कर लेंगे। चाल तो बहुत अच्छी थी राणा सांगा की। राणा सांगा ने बहुत जबरदस्त तरीके से सोचा। अब उससे पहले परिवार में तो दुश्मनी हमेशा ही होती है। पंजाब का राजा और इब्राहिम लोदी का चाचा दोनों ने लेटर लिखा कि बाबर को कि आप आइए भारत पर आक्रमण कीजिए, लेकिन बाबर नहीं माना। क्या परिवार में चलती रहती है, अपन क्यों करें दिल्ली पर आक्रमण। लेकिन जब राणा सांगा ने चिट्ठी लिखी तो बाबर ने सोचा यार मौका है, चलो चलते हैं। अब बाबर आया भारत, दिल्ली पर आक्रमण किया। कब किया? 1526 में। कौन सा युद्ध हुआ? बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच होता है? इब्राहिम लोदी और बाबर। अब उन्हीं के देखेंगे अपन, तो आगे अपन चलते हैं। तो मिटा दो इसको। अब देखते हैं बच्चों बाबर के बारे में। बाबर कहां का शासक था? फरगना का शासक था। कहां का राजा था ये? फरगना का राजा था भैया। फरगना कहां पड़ता है? मध्य एशिया बोले तो कहां पर है? उज्बेकिस्तान। हाँ, तो मिडिल एशिया यहाँ रखना। अब देखो भैया, अब कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध या प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में। किस किस के मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। अब भी देखो, यहां पर बाबर को पता था कि इब्राहिम लोदी युद्ध मैदान में छोड़कर भाग जाता है। उन्होंने सोचा कि आक्रमण इस हिसाब से करेंगे कि इब्राहिम लोदी को जगह ही नहीं मिले भागने की। कहां से भागेगा? युद्ध मैदान में ठोक डालेंगे। तो इसलिए बाबर ने यहां पर कौन सी युद्ध पद्धति अपनाई थी? है तुगलमा पद्धति। युद्ध पद्धति की बात करें, बाबर ने यहां पर कौन सी युद्ध पद्धति अपनाई? तो आप कहोगे सर तुगलमा युद्ध पद्धति। देखो बच्चों, ये तुगलमा युद्ध पद्धति क्या होती है इसके बारे में बताता हूं मैं। देखो, इब्राहिम लोदी की बात करें, उनकी सेना इधर आई, और अगर बात करें इधर कौन लेके आया था? बाबर अपनी सेना लेकर आया था।
बाबर और इब्राहिम लोदी आमने सामने आ गई गया। अब होता क्या है, बाबर ने तुगलमा युद्धपत्ति में होता है कि बाबर अपनी पूरी सेना का प्रयोग नहीं करता है। बाबर की सेना उन्होंने क्या किया कि 1/4 25% सेना को कह दिया आप क्या करो, रेस्ट करो, आप अच्छा खाना पीना खाओ, मौज करो, मैं आपको टाइम दूंगा, बताऊंगा, तब आक्रमण करना है आप लोगों को। ठीक है भैया, एक तो तुगलमा युद्धपत्ति ये है। तो बाबर ने अपनी कितनी 3/4 सेना यूज में ली और 1/4 को क्या कर दिया, रेस्ट मोड में कह दिया था आप क्या करो भैया, रेस्ट करो। अब देखो ये दूसरी बात है, इतिहास का पहला युद्ध जिसके अंदर तोप खाने गोले बारूद का प्रयोग किया गया, पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है ना, इतिहास का पहला युद्ध जिसके अंदर तोप गोले और बारूद खाने का प्रयोग किया गया, तोप गोले बारूद का प्रयोग किया गया, वो कौन सा है, पानीपत का पहला युद्ध। अब देखो भैया बाबर ने अपने क्या किया, जो उसके निशानेबाज थे अब उनको तोपों को यहां लगा दिया, तोपों को, ठीक है, और यहां पर खड़ा कर दिया अपनी 1/4 सेना। ठीक है, पीछे तोप गोले बारूद है और उसके पीछे सेना खड़ी कर दी। यहां पर निशानेबाज है, निशाना लगाएंगे, 2 निशानेबाज थे उनकी। अगर बात करें और उसके बाद में सामने तोप गोले लगेंगे, सेना आ रही है सामने, वो भागेगी इधर भागेगी तो इधर से आक्रमण होना चाहिए। 1/4 सेना इधर से भागे तो आप क्या कर देना, ठोक डालना। इधर भागेगी तो इनको कह दिया 1/4 इधर मतलब 3 तरफ से घेरकर ठोकना, सामने तोप गोले बारूद आ रहे, मरेंगे, इधर भागेंगे तो ये ठोकेंगे, इधर भागेंगे तो ये ठोकेंगे। इब्राहिम लोदी की सेना बहुत खतरनाक, ठीक है, सेना बहुत बड़ी, लेकिन तोप गोले बारूद का सामना कैसे कर पाएंगे। तोप गोले बारूद चले तो सेना में भगदड़ मच गई, भगदड़ मची तो इधर आगे गई तो 1/4, इधर गए तो 1/4। युद्ध तो चल ऐसा थोड़ी है सारे दिन युद्ध तोप गोले बारूद चलेंगे, थोड़े टाइम के बाद में सेना आपस में मिल जाते हैं, लड़ाई करने लगे तो वहां पर अपने थोड़ी मारेंगे वो खुद के। तोप गोले बारूद को स्टार्टिंग में प्रयोग होता है, बाद के अंदर तोप गोले पीछे डाले जाते हैं, सेना आगे आ जाती, फिर ये लड़ाई होती है। लड़ाई सुबह से शाम तक चलते थे, जैसे दिन ढलने वाला युद्ध विराम हो जाता, दोनों सेना साइड में बैठ जाती, खाना पीना जो भी करती है अपनी, अगले दिन सुबह वही होता, इसी हिसाब से उनकी प्रक्रिया होती, रात को किस हिसाब से आगे युद्ध रहेगा। ठीक है, ये था। अब क्या युद्ध चला बाद के अंदर इब्राहिम लोदी की सेना भी बहुत मारी जा रही है, बाबर की भी सेना मारी जा रही है, ये तो बात है नहीं कि अकेले इसी की मरेगी, दोनों को लॉस हो रहा। अब भैया बाबर ने सोचा अब टाइम आ चुका है, अब सेना को क्या कहो, अब पीछे वाले जो रेस्ट मोड में सेना उसको कहा भैया अब क्या करना, युद्ध शुरू होने के बाद में तो क्या करना है, आपको पीछे से आकर आक्रमण करना है। अब भैया इब्राहिम लोदी इस बात को सोच नहीं पाया, इब्राहिम लोदी आगे बढ़ा सेना लेकर, सेना बढ़ते ही भैया इधर तोप गोले बारूद, इधर सेना भयंकर तरीके से, उनको तो पता है बस आज का दिन लास्ट होना चाहिए, तो आपको पता है कह दिया जाए कि आज उनको तो युद्ध चलेगा आगे, इन्होंने कहा कि आज ही खत्म करना है, तो पावर तो ज्यादा लगेगी भैया, ये ज्यादा बहुत बड़े जोश में थे, और पीछे से खतरनाक तरीके से आक्रमण हुआ इधर से। अब भैया भगदड़ इतनी बच गई इब्राहिम लोदी की सेना में कि भागे कहां से, अब जगह ही नहीं मिली, इब्राहिम लोदी गिर गया चारों तरफ से, और कहते हैं कि ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया गया इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी हार मारा गया, तो बस क्या हो गया, युद्ध खत्म। ये हुआ भैया, समझ में आई कहानी, ये होता है इस युद्ध के अंदर। इब्राहिम मध्यकालीन भारत के इतिहास का पहला शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया, इब्राहिम लोदी। ठीक है, राजा खत्म तो दिल्ली पर राज किसका, मुगलों का, और ये होता है भैया पानीपत का पहला युद्ध, ये होती है तुगलमा पत्ती, ये होते हैं तोप गोले बारूद का प्रयोग। इतना समझ में आ गया, तो लिखो भैया तुगलमा युद्ध पद्धति अपनाई किसने, बाबर ने। दूसरी बात नोट डाल के लिख लेना भैया, इतिहास का पहला युद्ध जिसमें किसका प्रयोग किया गया, तोप गोले बारूद का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये चीज है, तोप गोले बारूद का प्रयोग किया गया। इस युद्ध जीतने के बाद में जो अपने वहां पर बहुत सारा पैसा था, बाबर ने क्या किया था, पैसा फेंका था, चलो खुशी के मारे क्या किया था, सभी को दान दिया था, बोले तो कलिंजर उपाधि धारण की थी। उसके बाद में अब पता है भैया बाबर को कि अगर दिल्ली पर अपने को राज करना है तो क्या करना पड़ेगा, राणा सांगा है अपना सबसे बड़ा टारगेट। अब उसको ये भी पता है कि इब्राहिम लोदी को वो जीत जरूर पाया था, लेकिन दिल्ली पर राज नहीं कर पाया था, अपनी सेना पावरफुल है तो अपन जीत गए, उसके मन में ये था भाई। बाबर ने कहा अपनी सेना को, जाओ ना भाई, राणा सांगा है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, कि उसकी निगाहें हैं दिल्ली पर, अपने को दिल्ली पर राज करना है। इधर राणा सांगा ने सोचा दिल्ली लूट कर चला जाएगा, तो उन्होंने सोचा वो तो सांप बन के बैठ गया दिल्ली पर। राणा सांगा ने कहा भैया सेना तैयार करो। अब क्या होता है,
राजपुताने का इतिहास का पहला युद्ध जिसमें सारे राजपूत राजा एक हो गए थे, चाहे मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, कछावा सारा एक हो गए, लड़ाई लड़ी, ठीक है। वो अपने राजस्थान के इतिहास में आता है, इंडिया वाले में नहीं आता है। बयाना का युद्ध, कौन सा बच्चों? बयाना। बयाना कहां पड़ता? घाटपुर। उधर बाबर ने अपनी सेना को भेजी, कहा जाओ भैया सैनिकों और क्या राणा सांगा को सल्टा के आ जाओ। तो इधर इधर पता था आक्रमण करने के लिए आ रही है सेना बाबर की, इधर सेना तैयार कर राणा सांगा ने, चलो सेना तैयार करते, युद्ध की तैयारी करते हैं, और राणा सांगा सबसे आगे। अब तलवार के दम पर युद्ध हो रहे हैं, तो यहाँ पर राणा सांगा बहुत ही खतरनाक। अरे राणा सांगा जिसे क्या कहा जाता है भैया, जिसके शरीर के ऊपर कितने घाव थे? 80, ठीक है भैया। अगर बात की इतना जबरदस्त राजा, ठीक है, जिसके एक हाथ नहीं है, जिनके एक आंख नहीं है और जिनके एक पांव नहीं है, ऐसे है खतरनाक राजा हमारे। कौन भैया? राणा सांगा। ये चीज है। अगर बात करें अब क्या होता है, अपनी सेना को लेकर आगे लीडर कौन? राणा सांगा जी। सामने सेना आ रही है और भैया क्या होता है, राणा सांगा कूट पड़ता है उस सेना के ऊपर है। और कई तो भैया घोड़ा विद्या देखते हैं किया तो आदमी की है, ठीक है, युद्ध कर तलवार मारता है कि आंख मारता है, कि एक तो आंख थी नहीं, ठीक है, और दूसरी बात तलवार तो दिखाई नहीं देती है। राणा सांगा इतनी खतरनाक तलवार चलाते थे कि बस गर्दन कटती हुई नजर आती है दुश्मन की। और कहते हैं कि 1 घंटे युद्ध नहीं चला, सैनिक भैया बाजिया छोड़ गए युद्ध मैदान, ठीक है, सारी सेना भाग उठी बाबर की। मैं सोचा भैया हमने युद्ध देखा था इब्राहिम लोदी से, पता नहीं है कैसा राजा है, इसके सैनिक में पता नहीं क्या है, उनको पता नहीं आज किन से पंगा ले लिया है, आज मतलब रजवाड़े से, राजपुताना से पंगा लिया है भैया। ये राजस्थान की भूमि है, वीरों की भूमि है, और यहाँ के उन्होंने क्या किया भैया, सेना भाग उठी, और भैया क्या हुआ, भागती हुई नजर आ रही है, दिल्ली की तरफ कूच कर गई। रास्ते बाबर ने सोचा यार देखते हैं युद्ध का क्या हुआ, ठीक है, समाचार पूछे, चलते हैं तैयारी करते हैं। बाबर थोड़ी तैयारी करने लगा, इतने में धूल उड़ती हुई नजर आई। उसने कहा यार ये आंधी कैसे आ रही है, देखा तो सैनिक भाजे आ रहे हैं। उन्होंने कहा यार ये क्या हुआ, आपके राणा सांगा को मारा है या क्या लफड़ा है, देखिए तो सही। उन्होंने बोला क्या बात है, भाजे क्या आ रहे हो? क्या राजा जी की कोनी, मैं तो दिल्ली को सीधा खड़े जा रहे हैं, फरगना ही जा रहे हैं। क्या क्यों, क्या बात हुई? क्या बात, क्या राजा है कि वो पता नहीं राजपूतों की सैनिक है क्या है? क्या ऐसे सैनिक है वो लड़ने आते हैं तो उनको कोई मतलब नहीं है, वो तो ऐसे मतलब लड़ने के लिए मतलब लड़ाई किस लिए करते हैं, ऐसा नहीं कि आप दिल्ली पर राज कर लेंगे तो सुख भोगेंगे या फिर क्या करेंगे, पैसे एंजॉय करेंगे, उनको तो मतलब ही नहीं है इन चीजों से। तो क्या वो तो ऐसे आते हैं या तो मरने वाला या मारने वाला, बस एक ही चीज है उनको, तो एक ही मन में है। वो तो ये मतलब कोई मारे तलवार चलाए तो आराम से तो चलाए, वो तो दबा दब मार रहे एक दूसरे के, बस ठीक है ना, रुक ही नहीं रहे, कंटिन्यू खतरनाक तरीके से। अब समझ से बाबर ने कहा हुआ क्या हुआ, एक तो पता नहीं उनका कौन है, वो आगे ना तो आंख है ना हाथ है ना पांव है, फिर भी गर्दन उड़ाता जा रहा है, साला घोड़े देख देख के बिगड़ जाते हैं, ठीक है, समझ से बाहर हो गया यार उनकी। तो उन्होंने कहा यार ये क्या है, फिर उन्होंने कहा उनको यार पानी पूरी पियो 2 मिनट, कहे हाँ कोई बात नहीं। फिर उनसे सभी को बिठाया, थोड़ा शांत किया, क्या देखो मैं भी हठी हूँ, चल रहा तो सभी चल रहा फिर अपना। फिर एक बात सुनो, अपन यहाँ भारत पर आए थे, दिल्ली पर आक्रमण किया था, हमारा मेन पर्पस क्या था, मेन उद्देश्य क्या था, हम काफिरों के देश में जा रहे हैं, ठीक है, और काफिरों के ऊपर काफिरों ने हमारे ऊपर बहुत सारे क्या किए हैं, बहुत सारा हमारा उत्पीड़न किया है, शोषण किया है हमारा। अल्लाह कब खुश होगा, जब इन काफिरों के देश के अंदर हम राज करेंगे, वहां पर अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करेंगे, ये बात कही। अब एक बात बताओ, अगर अपन युद्ध भूमि से मैदान छोड़कर चले गए और अपन चले जाए, कोई बात नहीं, चलता हूं मैं आपके साथ में, मैं चलते हैं अपन सारे, लेकिन एक बताओ मृत्यु तो निश्चित है ना, हाँ राजा जी मृत्यु तो आएगी, मरने के बाद में अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, कायर और साले युद्ध भूमि में छोड़कर आ गए, तो अल्लाह माफ करेगा क्या, नहीं करेगा। तो अब अगर अपन लड़ाई करते हैं यहाँ पर और युद्ध लड़ते हैं और मारे गए, मरने के बाद में ऊपर जन्नत मिलेगी, अल्लाह खुश होगा, क्यों कि मेरे काम करने के लिए मेरे बंदे शहीद हो गए, तो ऊपर जन्नत मिलेगी, और जीत गए तो यहाँ पर दिल्ली का भारत के अंदर सुख भोगेंगे, यहाँ पर बहुत पैसा है, यहाँ पर उनका बात तो सियानी है। तो अब एक ही टारगेट है क्या, राणा सांगा पर आक्रमण, बस लड़ाई, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब उनको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, पहले तो 2 ऑप्शन थे, लड़ना नहीं तो भाग जाना, अब एक ऑप्शन बचा है क्या, युद्ध लड़ाई, या तो मौत है या फिर विजय प्राप्त करेंगे। मतलब अब क्वेश्चन आता है, इतिहास का पहला युद्ध जो जिहाद के नाम पर लड़ा गया, धर्म के नाम पर लड़ा गया, वो कौन सा युद्ध था, खानवा का युद्ध। अब होता है बच्चों, बाबर आता है खुद सेना लेकर, और अब यहाँ पर क्या होता है, और वही तो कोड़े बारूद वालों कहते हैं निशाने वालों आ जाओ भैया, चलते हैं सारे साथ में आ जाओ,
और वही तुगलमा युद्धपत्ति अपनाएगा बाबर। अब लेकिन अपने इस मतलब बात करें उसी दौरान मारवाड़ जोधपुर के राजा थे कौन भैया, हसमत वाला बादशाह राव मालदेव, ठीक है ना। तो राव मालदेव ने कहा, बहुत जबरदस्त राजा था मारवाड़ का, राव मालदेव ने कहा राणा सांगा जी को, सांगा जी बाबर आ रहे हो, अब की बार काट दो गए, मेरी बात सुनो, और वो अब की बार तोप गोले बारूद का प्रयोग करेगा और अपने पास है नहीं, अपने कोई बंदूक बंदा कबाड़ ले, अपने गोली चला ले कोई लड़ाई। वो उन्होंने क्या किया, राणा सांगा ने कहा लड़ाइयां हमेशा युद्ध किसके दम पर, बाहुबल के दम पर लड़े जाते हैं, इन तोप गोले बारूद से क्या होता है, बच्चे खेलते हैं पटाखे चलाते हैं, ठीक है, हम तो तलवार के दम पर जीतेंगे। बोले राणा सांगा जी मौको मिलो जब तुम्हारा तलवार तो पहले उड़ा देगा, तो क्या टेंशन नहीं लेनी, आपका खड़ा नहीं आ गए, ठीक है साहब कोई बात नहीं। अब क्या होता है भैया, उधर सारी सेना आ जाती है और फिर होता है युद्ध, और कौन सा युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब होता है, 1527 के, ठीक है। अब इधर भैया अपने राणा सांगा जी पूरे राजपूत सेना तैयार सारे के सारा, और उधर कौन आ गया, बाबर। अब कहते हैं कि वही इसी पद्धति का यूज करता है। अब देखो टाबरों, अब चेंज है कुछ, क्या इधर कौन आ जाता है, इधर अपने राणा सांगा जी आए, और इधर कौन आया, बाबर अपनी सेना को लेकर आया इसी हिसाब से। अब प्रॉब्लम तो ये सामने गोले बारूद चले, तो अपनों ने क्या किया, पहले क्या हुआ, तितर बितर हो जाएगा अपना, पहले ही फट जाइए भैया, अगर मैं खड़े हूं टेंशन नहीं लेनी, तो गोले से मैं बच जाऊंगा, ठीक है। अब क्या राणा सांगा जी तो आगे बढ़े सेना लेकर, कुछ और शहीद हो जाएंगे, इलाज नहीं है, लेकिन कुछ सैनिकों को साइड में बैठ दिया, साइड में बैठ दिया, तो अब इनकी हाल आ गई, इनको ठोकना चालू सैनिकों को। अब भैया सामने बाबर की समझ में नहीं आई कि ये कैसे लड़ रहे हैं इससे, ठीक है, ये तो बस गर्दन ही गर्दन करती नजर आ रही है। बाबर सोचो मारा रहे यार, ये तो बहुत खतरनाक है, ऐसे भीड़ तो उसने नहीं देखी कभी। अब कहते इधर से ठोकना बाबर की सेना, इधर से बाबर की सेना ठोके, सामने तोप का बारूद गोले चले, लेकिन लगे किसके, है नहीं कोई, ठीक है ना। अब कहते आगे बहुत तेजी से आगे बढ़े, कुछ शहीद हुए, फिर बाद के अंदर इनको ठोकना चालू कर दिया। बाबर सोचे मारा रहे यार, अब उन्होंने तोप गोले बारूद को कहा कि घुमाओ भैया निशानों, क्या करो, अपनी सेना तो वैसे ही मर रही है, इनकी कुछ तो मरे। अब उन्होंने कहते हैं कि सेना को मतलब इधर तोप गोले बारूद का इधर घुमा दिया, इधर घुमा दिया, अपनी सेना तो वैसे ही मरनी है, क्योंकि ठोक रहे हैं सारे, पता नहीं कैसे ठोक रहे राजपूत है, ठीक है। तो अब देखो भी अपने वीरों ने ठोका, उनको धुनाई करी, उसके अंदर वीर वगैरह सारे ही थे अपने, ठीक है। और अब कहते हैं बाबर लास्ट के अंदर सेना तो दोनों तरफ ही जा रही है, युद्ध चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लास्ट में एक होता क्या है, एक भैया घोड़ आगे लागे होंगे राणा सांगा जी की छाती में, और राणा सांगा जी दम पड़ गए नीचे। अब भैया क्या होता है, हमारा लीडर नीचे गिर गया। अब क्या होता है, राव मालदेव ने सोचा यार सांगा जी तो लग गया, देखियो जब अभी तो जीवित है, अब क्या करो, युद्ध भूमि तो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि राणा सांगा जी को तो बचाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, राव मालदेव छोटी सी सेना ले, कहा कि मान लीजिए आगे कोई सेना मिल जाए तो लड़ना तो पड़ेगा, उनको बचाना पड़ेगा। छोटी सी सेना ले, 100-200 सैनिक ले गए और फटाफट युद्ध भूमि से निकले। और बाद में उनका प्रधान सेनापति था उधर, उन्होंने क्या कर दिया, राणा सांगा का वेश धारण कर लिया और लड़े लिया। अब लास्ट के अंदर ऐसा होता, सेना तो लोगों खत्म ही हो चुकी थी, इधर भी सेना खत्म हो चुकी थी, बाबर खुद युद्ध भूमि में आ गया था लड़ने के लिए, और बाद में चिल्लाया मैं किससे लड़ूं, कोई नहीं है मेरे पास, न मेरी सेना बची है ना इधर बची है, ये हो गया था। अब देखो एक आपको पता होगा, अपने राजपूताना तो राजस्थान में एक परंपरा थी, अगर हमारा राजा जी युद्ध भूमि में हार जाते थे तो महिलाएं क्या कर लेती थी, जोहर। लेकिन यहाँ पर हमारा कोई सैनिक ही नहीं बचा के बताने जाए, चित्तौड़ के अंदर जाकर कहे कि हम युद्ध हार चुके हैं। अब क्योंकि तब उन्होंने टाइम ही नहीं मिला उनको, बाद के अंदर खबर मिली इतने में तो बाबर पहुंच गए चित्तौड़ के ऊपर, क्या राणा सांगा चित्तौड़ पर जा सकता है, ठीक है भैया। अब वहां पर क्या होता है, राणा सांगा की पत्नी कौन है, रानी कर्मावती, ठीक है। रानी कर्मावती ने कहा हम भी राजपूताना की क्या है, वीरांगनाएं हैं, आज हमें समय नहीं है कि हम जोहर करें, आज तलवार उठाने का समय है, और जितने वीरांगनाएं हैं सारे सारे क्या करो, गेट खोल दिए जाए और हम तलवार से लड़ेंगे, मुगलों का सामना करेंगे। आज उनका मुकाबला किससे होने जा रहा है, छत्राणियों से होगा। और रानी कर्मावती खुद तलवार धारण कर लेती है, वेश में धारण कर लिया, सभी ने तलवारें उठा ली भैया, कहा डरेंगे नहीं, आज जोहर नहीं करेंगे, सामना करेंगे आज मुगलों का। जैसे क्या होता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर इंटर करता है, गढ़ के अंदर कौन भैया, बाबर, और बाबर पर आक्रमण करती है रानी कर्मावती। रानी कर्मावती के वार से बचा बाबर, उसने कहा बेटा मैं लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता, तू मेरी धर्म की बेटी है। राणा सांगा कहाँ है, कब कहा राणा सांगा तो यहाँ पर आए नहीं, कब वो कहा गया, मैं तो उसी के लिए आया था क्योंकि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन राणा सांगा ही है, मेरे को दिल्ली पर राज करे तो राणा सांगा को सल्टाना पड़ेगा। उसने कहा राणा सांगा यहाँ है नहीं, वो तो मूर्छित हो गए, पता नहीं अभी तक मेरे को सूचना नहीं है उसकी। तो फिर कहते हैं कि
अब सर पर हाथ रखा, बेटी बनाया और क्या संभालो तुम, मैं जाता हूँ। बाबर चला जाता है वहां से। ये था। और इधर भी राणा सांगा जी का क्या हुआ, राणा सांगा जी को राव मालदेव वगैरह उन्होंने कुछ सेनापति थे उन्होंने उठाया और उनको क्या करते हैं, मानमंडलगढ़ कहां पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर, वहां पर ले गए। और वहां जाकर क्या हुआ, पानी पुणी में छिंटा मारा, राजा जी होश में आया। आते ही राणा सांगा जी होश में आते कहा करो सेना तैयार, युद्ध की तैयारी। राणा सांगा बोल दियो राव मालदेव किसा सैनिक बचा बस आप ही कहेंगे लड़ाई करा का अपना और तो सलट गया करे यार। देखो लेकिन एक बात बताऊं आपको, मेवाड़ के राजा थे ना, उनके इष्ट देव कौन थे, एकलिंगनाथ जी। ठीक है, एकलिंगनाथ जी उनके इष्ट देवता थे, कुल देवता। बात करें वो उनसे क्या करते थे, सौगंध खाकर आते थे, अगर मैं युद्ध भूमि में विजय प्राप्त हुआ तभी यहाँ पर सकल सूरत दिखाऊंगा, नहीं तो चित्तौड़ में प्रवेश नहीं करूंगा। ये सौगंध खाकर आते थे। राजा तो आप हो, हम आप तो राजा तो आप हो। एकलिंगनाथ जी कहते थे हम तो आपके दीवान हैं, काम करते हैं यहाँ पर, आप ही संभालो आप ही जानो। मतलब उनकी भगवान से बहुत ज्यादा कहते श्रद्धा विश्वास था। शिव जी, एकलिंगनाथ मतलब शिव जी भगवान से, भोले बाबा से। अब क्या होता है कि राणा सांगा तो जाएगा नहीं, सौगंध खाकर आया है। उन्होंने कहा मैं तो चित्तौड़गढ़ नहीं जाऊंगा, ठीक है, और मैं तो युद्ध लड़ाई लड़ूंगा जब तक मर नहीं जाऊं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है करते हैं। इतने में सूचना मिली कि क्या बाबर कहां पर आक्रमण कर रहा है, मेदिनी राय के ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो उसने कहा ठीक है अपन मेदिनी राय का साथ देते हैं। राव मालदेव ने समझाया, सुनो राणा सांगा जी, राणा जी युद्ध के अंदर एक नीति काम करती है कि अगर अपन जीवित बच जाते हैं और अपन जाकर सेना तैयार वापस कर लेंगे, फिर अपन दिल्ली पर आक्रमण कर लेंगे। मरने से कोई मतलब नहीं है, अपने पास न तो सेना है, वहां पर है तोप गोले बारूद है, मेदिनी राय के पास में कौन सी सेना है। और बाबर तो आपको पता है खतरनाक है, और भी उसकी सेना और भी बची पड़ी है, ठीक है, तो वहां पर तो अपनी हार निश्चित है। तो अपन जब वहां जाकर छोड़ो, अपन युद्ध की तैयारी वापस सेना तैयार करते फिर युद्ध करेंगे। राणा सांगा ने कहा मैं तो वापस चित्तौड़गढ़ नहीं जाऊंगा। उसने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं है, हम भी आपके साथ हैं, मरना तो तय फिर लड़के मरेंगे, ठीक है, तो चलो फिर। कहते और राजा थे, उन्होंने कहा हम तो नहीं मरेंगे, क्यों, ये तो मरेगा, ये तो सीधा जाएगा नहीं राणा सांगा। तो क्या किया जाए कि युद्ध नीति यही कहती है कि राणा सांगा जी को सल्टाओ। तो भैया उनका जो रास्ता है ना, मेदिनी राय बांसवाड़ा क्षेत्र, इधर क्षेत्र मालवा क्षेत्र का राजा था, और यहाँ से जाने के लिए क्या होता है, भीलवाड़ा से एक कालपी एमपी से स्थानीय जंगलों से ऊपर जाने का रास्ता था। कहते हैं कि शाम को होते खाना बनाया गया, स्टे करके सुबह निकलेंगे मॉर्निंग में, तो कालपी एमपी के अंदर स्थान, वहां पर खाने में जहर मिलाकर दे दिया और राणा सांगा जी सट गए, ठीक है। और फिर उनकी बॉडी अगले दिन चित्तौड़गढ़ लाई जाती है। ये हुआ था सारी कहानी, ठीक है। तो ऐसे हमने एक हमारे वीर खुद को खोया था भैया, राणा सांगा जी को। अब लिखो फटाफट युद्ध भैया। कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब होता है, 1500 किस के मध्य हुआ, बाबर और राणा सांगा। विजय कौन हुआ, हाँ, और इस विजय के उपरांत उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की। नोट डाल के लिख लो भैया। इतिहास का पहला युद्ध, इतिहास का पहला युद्ध जो धर्म या फिर जिहाद के नाम पर लड़ा गया, कौन सा था, खानवा का युद्ध, ठीक है भैया। आगे क्या होता है, देखो भैया पहला कौन सा, पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है, 1526। फिर खानवा का युद्ध 1527। इसके बाद में कौन सा युद्ध होगा, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1528। किस के बीच में, मेदिनी राय और बाबर के मध्य। आपको पता ही है बाबर क्या हो गया, विजयश्री हो गई, ठीक है, विजय हुआ। अब देखो भैया आपको पता ही है कि दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला पहला अफगानी शासक कौन था, बताओ। कल ही मैंने बताया था आप लोगों को, दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला पहला अफगानी शासक बहलोल लोधी मस्ताना। तो अब देखो ये अफगानी थे, आपको पता है, और इब्राहिम लोधी अफगानिस्तान बोले तो अफगानी था। अब उनके परिवार वालों की रंजिश हुई कि किसके ऊपर है, बाबर को सल्टाएंगे। तो अब देखो भैया क्या होता है, बाबर का अंतिम
जो सैनिक अभियान था या लड़ाई थी वो किसके खिलाफ था? अफगानों के साथ। ठीक है, तो उनको पता अफगानों को तो सुलटाना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर सताएंगे। फिर अफगानों ने आक्रमण कर दिया और फिर कौन सा युद्ध होता है? घाघरा का युद्ध। तो लिख लिया आपने ऊपर वाला। घाघरा का युद्ध। घाघरा युद्ध कब हुआ? 1529। किस किस के मध्य? बाबर और अफगानों के मध्य। और इसमें युद्ध कौन? विजय श्री। जहां बाबर आएगा वहां पर तो विजय श्री हासिल होगी भैया। तो अब ये युद्ध होते हैं भैया। बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी थी भैया और चारों में विजय प्राप्त की थी। तो कौन कौन सा युद्ध देखा हमने? पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। चारों के चारों युद्ध में कौन विजय हुआ? बाबर हुआ। ठीक है भैया। अब क्या होता है, बाद के अंदर कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर तलवार लग गई थी भैया बाबर के और बाबर घायल हो गया था और बाद के अंदर क्या इसका इलाज नहीं हो पाया और बाबर सलट गया। तो बाबर की मृत्यु कब हुई भैया? बाबर की मृत्यु हुई भैया 1530 के अंदर। ठीक है। और देखो भैया बाबर मतलब कौन सी भाषा का जानकार था? बाबर तुर्की भाषा का बहुत तगड़ा जानकार था। ठीक है। वैसे तो अगर एक क्वेश्चन अपने पूछा भी गया था कि मुगलों की राजकार्य की भाषा क्या है, तो फारसी थी। ठीक है ना। तुर्की तो उनकी बेस्ट भाषा थी, लेकिन आप कहोगे सर बाद के दिन फारसी भाषा में अच्छी कमांड थी उसकी। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था बाबर ने, कौन सा? बाबरनामा। ठीक है ना, जिसे आप तुर्की भाषा में तुजुक बाबरी कहा जाता है जिसे। ठीक है ना, तुजुक बाबरी, या फिर अपने पेपर में दिया आएगा बाबरनामा। देखो भैया बाबरनामा पुस्तक की बात करें अपन, बाबरनामा पुस्तक किसकी? आपको सर बाबर की जीवनी है। क्या है ये? बाबर की जीवनी। किसने लिखी थी? क्या सर बाबर ने लिखी थी? खुद ने। किसने लिखी? ये बाबर ने लिखी। अरे कौन सी भाषा में लिखी थी बाबर ने? तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। बाद के अंदर इस पुस्तक का नाम है इस पुस्तक को फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया? फारसी भाषा में अनुवाद अकबर ने करवाया। किसने करवाया? अकबर ने करवाया। ठीक है। बाद में उसने कहा यार मेरे दादाजी ने पुस्तक लिखी थी, उसको देखें सिर्फ अकबर का दादा कौन? बाबर। बाबर की क्या इच्छा थी? ठीक है। तो इस पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। तो अकबर के राज दरबार के अंदर आपको पता है अबुल फजल फैजी, ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना, इन्होंने मिलकर क्या किया था? इनका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ये चीज है। तो इतना समझ में आया आप लोगों को? ये है भैया। एक क्वेश्चन हो रहा है भैया कि बाबर की मृत्यु होगी, मरने के बाद में बाबर को क्या उनका मकबरा बनाएंगे? तो बाबर को कहां दफनाया गया था? बाबर का मकबरा। देखो भैया बाबर का मकबरा कितने मकबरे हैं इसके? 2। पहला कहां पर दफनाया था बाबर को? आगरा में। कहां पर दफनाया था? आगरा में। बाद में जब अकबर ने बाबरनामा जो पुस्तक उसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया, तब बाबर ने कहा था मेरी अंतिम इच्छा है मुझे काबुल में दफनाया जाए। ठीक है ना। तो उसने कहा यार दादा की अंतिम इच्छा तो पूरी नहीं की हमने, तो क्या किया जाए? वापस निकालो। ठीक है। और वहां से क्या वापस निकाला? अरे वहां पर आप तो क्या हड्डियां थोड़ी है, मिट्टी बची थी। फिर वहां पर एक छोटा सा मिट्टी का कलश बना जाता है, फिर एक मकबरा और बनाया जाता है। तो मुगलों का ऐसा शासक है, ऐसा राजा जिसके 2 मकबरे हैं, तो आप होंगे सर बाबर। एक तो है आगरा में और दूसरा कहां है? काबुल में। समझ में आ गया? तो ये है भैया बाबर। इतना आपको याद रखना है। बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे उनकी एक ट्रिक और बता देता हूं फटाफट। ठीक है। तो ये बता दूं मैं, लिखो पहले फटाफट, फिनिश करो। बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध की ट्रिक बता देता हूं आपको। ठीक है। तो ट्रिक क्या है बच्चों? पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया और मर गया। यह है इसकी ट्रिक। तो क्या है? तो बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों की ट्रिक क्या है? पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, मर गया। पानी पिया 26 में, खाना खाया 27 में, चल दिया 28 में, घर गया 29 में, मर गया 30 में। बोले तो आगे लगा दो 15। ठीक है। ये है सारे के सारे।
बोले तो पानी पिया, पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में। खाना खाया बोले तो खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 के अंदर। चल दिया मतलब चंदेरी का युद्ध, और चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में। घर गया मतलब घाघरा। घर गया मतलब घाघरा, तो घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में। मर गया 30 में, तो मृत्यु हो गई भैया बाबर की 1530। ये है भैया इसकी ट्रिक। तो समझ में आ गया, क्योंकि अपने एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबर, क्योंकि ये युद्ध बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर दे रखे हैं युद्ध अलग से। तो अपने को जितनी भी लड़ाइयां हैं उनको अपने एक बार सारे साथ में जरूर करेंगे, एक बार इतिहास ऐसे पढ़ते जाओ। तो एक बताओ, सारी चीज समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत है तो आप भी बताइए भाइयों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।